छोटे से गांव में सुरेश नाम का गरीब किसान रहता था। वह अपनी छोटी सी जमीन पर मेहनत करके अपनी बूढ़ी माँ और पत्नी का पालन पोषण करता था। सुरेश की जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन उसके दिल में सच्चाई और अपनापन भरा हुआ था। उसके घर के पास उसका बड़ा भाई रमेश रहता था, जो काफी धनवान था। रमेश के पास हर सुख सुविधा थी और उसकी एक प्यारी सी बेटी रीमा थी। सुरेश और उसकी पत्नी की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उनके घर में संतान नहीं थी। उनकी बूढ़ी माँ और पत्नी ने संतान के लिए मंदिरों में पूजा की, व्रत किए, लेकिन उनकी गोद सूनी रही। इसके बावजूद सुरेश और उसका परिवार भगवान पर विश्वास रखते थे और उम्मीद नहीं छोड़ते थे। एक दिन रमेश अपने खेत देखने के लिए घर से निकला। वह रास्ते में जा रहा था, तभी उसे अचानक दिल का दौरा पड़ा और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। यह खबर सुनते ही रमेश की पत्नी को गहरा सदमा लगा और वह भी अपने प्राण त्याग बैठी। अब रमेश की प्यारी बेटी रीमा अनाथ हो गई। गांव के बड़े बुजुर्ग, खासकर घनश्याम चाचा, इस स्थिति से बहुत दुखी हुए। उन्होंने सुरेश से कहा, बेटा सुरेश, अब तुम्हारा बड़ा भाई और उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रहे। रीमा अब अनाथ हो गई है। उसे अपनी गोद में लेकर अपनी बेटी बना लो। भगवान ने तुम्हें शायद इसी रूप में संतान दी है। सुरेश अब बहुत ही खुशमिजाज होकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। वह रीमा की खुशी के लिए कोई कमी या कसर नहीं छोड़ता था। वह जितना कमा सकता था, उतना रीमा को खुश रखने की कोशिश करता था। बेटा सुरेश, एक बात कान खोलकर सुन ले। तू रीमा के प्यार में इतना अंधा हो गया है कि उसे इतना लाड प्यार दे रहा है। कहीं वह बिगड़ न जाए। बच्चों को इतना लाड प्यार भी नहीं देना चाहिए। ये बात तू जानता है, फिर भी ना समझ की तरह काम कर रहा है। माँ, मुझे सब पता है। तू क्या चाहती है यह भी जानता हूँ। हाँ, मुझे मानना चाहिए कि मुझे भी थोड़ी सख्ती बरतनी चाहिए, पर क्या करूं? मन रीमा के प्यार से इतना मोहित हो चुका है कि मैं सख्त नहीं रह पाता। बेटा सुरेश, मेरी बात मान। रीमा को किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करा और उसे पढ़ने के लिए प्रेरित कर। अगर तुझे किसी सहायता की जरूरत हो तो मुखिया जी के पास जा और उनसे सलाह ले। ठीक है माँ, मैं मुखिया जी के पास जाता हूँ और रीमा की पढ़ाई के बारे में कुछ जानने की कोशिश करता हूँ। सुरेश मुखिया के पास जाता है। अरे बेटा सुरेश, आजा आजा, बैठ और सुन, कैसा चल रहा है किसानी का काम? चाचा हरिश्चंद्र, सब बहुत बढ़िया है। जब से रीमा बिटिया घर में आई है, तब से तो मेरी किस्मत ही खुल गई है। मैं बहुत खुश हूँ और मेरी पत्नी भी बहुत खुश है। घर उसकी चहचहाट से भरा रहता है। बेटा सुरेश, कैसे आना हुआ? चाचा, रीमा जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है, मुझे उसकी पढ़ाई लिखाई को लेकर चिंता हो रही है। आज उसकी दादी ने भी मुझसे कहा कि मुझे उसकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए, पर आप तो जानते हैं कि मैं खुद पढ़ा लिखा नहीं हूं। मुझे पढ़ाई के बारे में कुछ भी नहीं आता। भला मैं उसे कैसे पढ़ा सकता हूं? इसी बात को लेकर मैं आपके पास आया हूं चाचा। मेरी सहायता करो ताकि मैं उसे किसी अच्छे स्कूल में दाखिला दिला सकूं। बेटा सुरेश, ये तूने बहुत अच्छा काम किया। तू पढ़ा लिखा नहीं है, पर तेरे पास इतनी समझ है कि पढ़ाई का महत्व जानता है। तू फिक्र मत कर। जहां मेरी बेटी सीमा पढ़ने जाती है, तू बस उसी स्कूल में रीमा का भी दाखिला करा दे। दोनों साथ में जाएंगी पढ़ने। सुरेश ने अपनी बेटी रीमा का दाखिला उसी स्कूल में कराया जहां हरिश्चंद्र की बेटी सीमा पढ़ रही थी। दोनों साथ साथ स्कूल जाती और साथ साथ घर लौटती। समय के साथ रीमा और सीमा के बीच गहरी दोस्ती हो गई। समय बीतता गया। रीमा और सीमा पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उनकी मेहनत और लगन के चलते दोनों को एक ही सरकारी कार्यालय में नौकरी मिल गई। सुरेश और हरिश्चंद्र को अपनी अपनी बेटियों पर बहुत गर्व था। सुरेश के घर उसकी पड़ोसन शांति देवी आई। अरे बहन राधा, तेरी बेटी रीमा तो अब नौकरी भी करने लगी है। अब तो उसकी शादी के बारे में सोच। बहन, मेरे सोचने से क्या फायदा? कोई ढंग का लड़का मिले तब बात बने।
बस इतनी सी बात है। सुन, मैं तुझे बताती हूँ। मेरी ननद का लड़का काफी पढ़ा लिखा है। सुना है कलेक्टर बनने की तैयारी कर रहा है। बचपन से मैंने उसे देखा है, वह पढ़ाई में बहुत होशियार है। कलेक्टर बनने के उसके पूरे चांस हैं। अगर वह कलेक्टर बन गया तो फिर उसकी शादी करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं कह रही थी कि अगर तू राजी हो तो अभी रीमा की शादी मेरी ननद के बेटे से तय हो जाए। वाह बहन, अगर ऐसा मुमकिन हो जाए तो मैं जरूर चाहूंगी कि मेरी बेटी रीमा की शादी किसी अच्छे और बड़े घराने में हो। अगर तू चाहे तो मैं रीमा की फोटो दे दूं। तू अपनी ननद को फोटो दिखा देना। ठीक है बहन, मैं फोटो ले जाऊंगी और अपनी ननद को दिखाऊंगी। अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद आ जाए तो रिश्ता तय कर देंगे। इसके बाद शांति देवी ने रीमा की फोटो ली और अपनी ननद के पास ले जाने की बात कही। राधा और सुरेश को उम्मीद थी कि उनकी बेटी रीमा का रिश्ता अच्छे घर में तय हो जाएगा। आखिरकार वह दिन आ ही जाता है जब शांति देवी की ननद और उनके पति रघुवंश राधा की बेटी को देखने के लिए उनके घर आते हैं। भाई साहब, आपकी बेटी हमें पसंद है। अगर आपकी मंजूरी हो तो आगे की बात पक्की कर लें। वैसे तो मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूं, लेकिन मैंने अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज वो कलेक्टर बनने के करीब है। सुनने में आया है कि उसका एक एग्जाम निकल चुका है और दूसरा बाकी है। मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता, लेकिन 20 लाख नकद और एक कार की जरूरत है। इसके अलावा जो आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं। भाई साहब, इतनी बड़ी रकम! मैं तो एक गरीब किसान हूँ। जो कुछ था वो अपनी बेटी रीमा की पढ़ाई लिखाई और परवरिश में लगा दिया। राधा, 20 लाख रुपए, इतने पैसे कहां से लाऊं? रीमा को पढ़ाने में सब कुछ खर्च हो गया। जो कुछ था वो उसकी पढ़ाई और नौकरी के लिए लगा दिया। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। यही तो मैं हमेशा कहती थी, बेटी की पढ़ाई पर इतना खर्च मत करो। आखिर हमें दहेज तो देना ही था। अब देखो, आज ये दिन आ गया। काश हमने उसे बस घर के कामों तक सीमित रखा होता। राधा, मैंने रीमा को इसलिए पढ़ाया कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। मैंने उसे कमजोर नहीं बनाया। पर आज मुझे लग रहा है जैसे इस समाज में बेटी का बाप होना सबसे बड़ा अपराध है। एक बेटी का बाप उसे पढ़ाने लिखाने और काबिल बनाने में अपनी जिंदगी की सारी कमाई लगा देता है, लेकिन फिर भी उसे दहेज देना पड़ता है। वहीं एक बेटे का बाप अपने बेटे की पढ़ाई पर जो खर्च करता है उसे ब्याज समेत दहेज के रूप में वापस मांगता है। ये कैसा अन्याय है? भाई साहब, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन समाज की प्रथाएं इतनी आसानी से नहीं बदल सकती। मैंने अपने बेटे की पढ़ाई पर बहुत खर्च किया है और ये दहेज मेरी कोई व्यक्तिगत मांग नहीं है, बल्कि हमारी परंपरा है। इसे निभाना जरूरी है। अगर आप 20 लाख नहीं दे सकते तो रिश्ता आगे बढ़ाना हमारे लिए मुश्किल होगा। भाई साहब, आपने सही कहा कि आपने अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई में बहुत पैसा लगाया, लेकिन क्या यह सही है कि उस पैसे को ब्याज सहित मेरी बेटी से वसूला जाए? आपकी यही बात मुझे याद दिलाती है कि मैंने भी अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया। अगर मैंने भी अपनी बेटी को सिर्फ घर के कामों तक सीमित रखा होता तो शायद आज ये दहेज देने का सवाल ही ना उठता। आपके बेटे की पढ़ाई पर खर्च हुआ है, लेकिन मेरी बेटी ने भी खुद को काबिल बनाया है। उसने मेहनत करके एक सरकारी नौकरी हासिल की है। वो सिर्फ किसी की बहू बनने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो आपके बेटे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो सकती है। क्या ये काबिलियत उस दहेज की जगह नहीं ले सकती? भाई साहब, ये सब आपकी सोच हो सकती है, लेकिन हमारी परंपरा ऐसी है, हम इस पर कोई समझौता नहीं कर सकते। ठीक है भाई साहब, अगर परंपरा के नाम पर आप पैसे को रिश्ते से ऊपर रखते हैं तो मुझे भी परंपरा का सहारा लेना पड़ेगा। आपने कहा कि आपने अपने बेटे पर बहुत खर्च किया है, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि एक बेटे की पढ़ाई लिखाई पर खर्च का बदला दहेज में लेना सही है? अगर हां, तो क्या यह भी सही नहीं होगा कि मैंने अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई पर जितना खर्च किया है वो मैं आपसे वसूल करूं?
ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने अपनी बेटी पर जितना खर्च किया है वो भी तो एक तरह का निवेश ही था। अगर मैं इसे परंपरा मानकर आपसे मांग लूं तो क्या ये सही होगा? आप ही अपनी बात पर फंस गए हैं भाई साहब। अगर रिश्ता पैसे से तौला जाएगा तो ये रिश्ता नहीं, एक सौदा होगा, और मैं अपनी बेटी का सौदा नहीं कर सकता। आपकी बात में तर्क है, लेकिन हमारी परंपरा यही कहती है। हम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है भाई साहब, मैं अपनी बेटी को बिना दहेज दिए विदा करूंगा, लेकिन सिर झुकाकर नहीं। जिस बेटी ने अपनी मेहनत से खुद को साबित किया है, वो अपनी काबिलियत पर अपना घर भी बना लेगी। मुझे अफसोस है कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी दहेज जैसी कुप्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन मैं इसे बढ़ावा नहीं दूंगा। रघुवंश अपने विचारों में उलझ कर रह जाते हैं। इस तरह सुरेश अपनी बेटी रीमा का रिश्ता बिना किसी समझौते के आत्मसम्मान के साथ खत्म कर देता है। कुछ समय बाद सुरेश अपनी बेटी की शादी शहर में रहने वाले एक साधारण परिवार में करवा देते हैं, जहां उन्हें दहेज के रूप में एक भी रुपया नहीं देना पड़ता। कई साल बीत चुके हैं और रीमा अपने ससुराल में बहुत खुश है। दहेज लेना बुरा है, लेकिन यह अधूरी बात समाज में इस तरह फैल गई है कि लोग इसे सुनते तो हैं, लेकिन समझते नहीं। अगर मैं कहूँ कि जितना दहेज लेना पाप है, उतना ही दहेज देना भी पाप माना जाना चाहिए, तो समाज निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। इससे लड़कियों को शिक्षित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता हर किसी को महसूस होगी। जब दहेज देने और लेने दोनों पर रोक लगेगी, तो लड़कियों को उनका हक और सम्मान मिलेगा।